नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, अपने खून का प्यासा पार्ट 2। उसने बहुत ढूंढा पर मणि ना मिली। लगता है मुझसे मणि कहीं गिर गई है। अब क्या होगा? मणि के द्वारा तो मैं असंभव से असंभव कार्य भी कर डालता था। दुर्जन सिंह मणि के खो जाने से चिंतित हो उठा, लेकिन उसे क्या पता था कि मणि को देवदूत ले गया है। वह सोच में डूब गया। ऋषियों का दिया हुआ श्राप पूरा अवश्य होता है। श्राप से बचने के लिए मुझे कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए, वरना हो सकता है मेरा ही भांजा मेरा वध कर दे। यह सोचकर उसने तुरंत ही दूत को बुलाकर आज्ञा दी। दूत, इसी समय रवि नगर जाकर हमारी बहन सुरक्षा को हमारा संदेश दो कि हमने शीघ्र ही उन्हें सपरिवार मनोहर नगर बुलवाया है। जो आज्ञा महाराज। दूत रवि नगर पहुंचा। राजकुमारी जी, राजा दुर्जन सिंह ने आपको सपरिवार मनोहर नगर बुलवाया है। भैया ने हमें बुलवाया है, लेकिन उन्होंने अकारण ही हमें क्यों बुलवाया है? कोई तो बात होगी ही, अन्यथा दुर्जन सिंह हमें यूं ही बुलवाने वाले नहीं थे। अब जब उन्होंने बुलवाया है तो हमें मनोहर नगर अवश्य जाना चाहिए। फिर इस बहाने तुम्हारे रुग्ण माता पिता से भी भेंट हो जाएगी। परिवार को साथ लेकर हम मनोहर नगर पहुंचे। आइए राजा चक्रम सिंह जी, मनोहर नगर में आपका और आपके परिवार का स्वागत है। हमेशा घमंड में चूर रहने वाले भैया आज इतनी विनम्रता पूर्वक कैसे बोल रहे हैं? दुर्जन सिंह सादर हमें राजमहल में ले आया। कुछ देर विश्राम करने के पश्चात तेरे पिता ने दुर्जन सिंह से पूछा, दुर्जन सिंह जी, ये अचानक आपने हमें परिवार सहित मनोहर नगर क्यों बुलवाया है? चक्रम सिंह जी, हम अपनी बहन और दोनों भांजों से मिलना चाहते थे। इन्हें देखे हुए काफी समय व्यतीत हो गया था। इसके अलावा हमें आपसे भी कुछ कार्य था। कैसा कार्य दुर्जन सिंह जी? चक्रम सिंह जी, गुप्तचरों के द्वारा हमें सूचना मिली है कि हमारे राज्य पर राजा शिव मंगल सिंह और राजा अवंती सेन अलग अलग दिशाओं से आक्रमण करने वाले हैं। दुर्जन सिंह, मुझे बताइए कि इसमें मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? चक्रम सिंह जी, हम चाहते हैं कि हमारी ओर से आप राजा अवंती सेन से मुकाबला करने दक्षिण दिशा की ओर जाएं और हम राजा शिव मंगल सिंह से मुकाबला करने के लिए उत्तर दिशा की ओर जाएं। इस प्रकार हम एक साथ दोनों राजाओं से युद्ध लड़ सकते हैं। दुर्जन सिंह जी, आपकी सहायता करके मुझे खुशी होगी। मैं सेना लेकर अवंती सेन की सेना से मुकाबला करने को तैयार हूँ। कहिए, दक्षिण दिशा की ओर मुझे कब कूच करना है? चक्रम सिंह जी, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए, इसलिए आप आज ही कूच कर जाइए। तत्पश्चात मैं भी उत्तर दिशा की ओर कूच कर जाऊंगा। ठीक है। जब मुझे इस बात का पता चला, स्वामी, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। मैं भी युद्ध करने आपके साथ चलूंगी। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो महारानी? तुम हमारे साथ चलोगी तो करण और विक्रम की देखभाल कौन करेगा? तब हार कर मुझे उनकी बात माननी पड़ी और तेरे पिता सेना को साथ लेकर दक्षिण दिशा की ओर कूच कर गए। चक्रम सिंह की ओर से तो रास्ता साफ हो गया है। अब आज की रात मुझे सुलक्षणा और उसके दोनों पुत्रों से निपटना है। उसी शाम दुर्जन सिंह एक थाल लेकर मेरे पास पहुंचा। बहन, कुछ दिन पहले अरब देश से कपड़े का एक सौदागर आया था। हमने उससे बहुमूल्य कपड़ा लेकर तुम्हारे और तुम्हारे दोनों पुत्रों के वस्त्र बनवाए थे। मैं उन्हीं वस्त्रों को लेकर आया हूँ। इन्हें ग्रहण करके मुझे अनुग्रहित करो। ओह भैया, आपने हमारे लिए इतना कष्ट क्यों उठाया? पता नहीं इस बार दुर्जन सिंह हम पर इतना मेहरबान कैसे हो रहा है। मैंने कुछ सोचते हुए दुर्जन सिंह से वस्त्र ले लिए। बहन, मैं देखना चाहता हूँ कि इन वस्त्रों को पहनकर तुम लोग कैसे लगोगे। भैया, सुबह स्नान करके हम इन्हीं वस्त्रों को पहनेंगे, तब देख लेना। तब दुर्जन सिंह वहां से चला आया। मैं वस्त्रों को हाथ में लिए कुछ सोच में डूबी थी। तभी करण ने मुझसे कहा, माँ, मैं तो अभी इन नए वस्त्रों को पहनूंगा। नहीं बेटा, अभी नहीं, हम कल सुबह ही इन वस्त्रों को पहनेंगे। नहीं माँ, मैं तो अभी पहनूंगा। करण, तुम जिद्दी बहुत हो। तुम्हारा भाई विक्रम भी तो चुपचाप बैठा है। जिद न करो और मेरा कहना मान जाओ। मैंने करण को लाख समझाया, पर उसने मेरी एक न मानी और वस्त्र पहनने की जिद करता ही रहा। आखिर परेशान होकर, ठीक है, अगर तुम जिद कर ही रहे हो तो वस्त्र पहन सकते हो। ओ माँ, आप कितनी अच्छी हैं। करण ने बड़े चाव से नए वस्त्र पहने। माँ, मैं इन वस्त्रों में कैसा लग रहा हूँ?
सुंदर, बहुत सुंदर लग रहे हो बेटे। अभी कुछ ही क्षण बीते थे कि माँ, न जाने मेरा जी कैसा हो रहा है, तबीयत भी घबरा रही है और बड़ी गर्मी सी मालूम पड़ रही है। क्या हुआ बेटे? इस समय गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं है। ओ माँ, सिर चकरा सा रहा है। ओह करण, तुम्हें अचानक यह क्या हो गया है? अभी कुछ देर पहले तो तुम बिल्कुल ठीक थे। माँ, मैं गर्मी के मारे मरा जा रहा हूँ। तमाम बदन से आग सी लग रही है, प्यास से कंठ सूख रहा है, जी कर रहा है कि इन वस्त्रों को फाड़कर फेंक दूं। ओह, कहीं दुर्जन सिंह के लाए वस्त्र घातक विष में तो रंगे हुए नहीं थे। करण दोनों हाथों से कंठ को मसलता हुआ पृथ्वी पर गिरकर तड़पने लगा। उसका स्वांग नीला पड़ गया था। थोड़ी देर तड़पने के पश्चात करण ने प्राण त्याग दिए। हाय मेरे बेटे, तुम हमें छोड़कर क्यों चले गए? मैं और तुम करण के शव पर सिर पटक पटक कर रोने लगे। थोड़ी देर बाद, लगता है दुर्जन सिंह ने हमारे साथ दगा किया है। वह जहर बुझे वस्त्र देकर हमें मारना चाहता था। लगता है उसने मेरे पति को भी झूठ बोलकर दक्षिण दिशा की ओर भेजा है। मुझे इसी समय दुर्जन सिंह से करण की मौत का बदला लेना चाहिए। फिर मैं जैसे ही द्वार की ओर बढ़ी। सुलक्षणा, यह तू क्या करने जा रही है? इस समय तू दुश्मन के जाल में फंसी हुई है और तुझे किसी प्रकार का खतरा मोल नहीं लेना चाहिए और जैसे भी हो सके यहाँ से किसी प्रकार निकलकर रविनगर पहुँचना चाहिए। मैंने आंखों के आंसू पोंछे और तुझसे कहा, चल बेटे विक्रम, अब हमें एक पल भी यहाँ नहीं रुकना चाहिए। चलो माँ। फिर हम दोनों भारी मन से दबे पांव कक्ष से निकल गए। विक्रम को इतनी कहानी सुनाने के पश्चात सुलक्षणा रोने लगी। यह क्या माँ, तुम तो रोने लगी? कुछ नहीं बेटे, तुम्हें कहानी सुनाते हुए मुझे करण की याद आ गई। आज अगर वह जीवित होता तो तुम्हारे जितना ही बड़ा होता। माँ, रो मत, भगवान को शायद यही मंजूर था। तुम ठीक कह रहे हो विक्रम, हमारी किस्मत में ऐसा ही लिखा था। अच्छा माँ, यह तो बताओ कि मनोहर नगर के राजमहल से निकलकर आप कहाँ गई थी? मनोहर नगर के राजमहल से निकलकर मैं रविनगर पहुंची तो भोर होने वाली थी। क्या बात है, पूरे नगर में यह मनहूसियत सी क्यों छाई हुई है? सड़कों पर भी कोई नहीं है। अभी मैं हैरान सी खड़ी चारों ओर देख ही रही थी कि महारानी सुलक्षणा, आप हमें छोड़कर कहाँ चली गई थी? माँ, आप कौन हैं? महारानी, मैं आप ही के नगर रविनगर की निवासिनी हूँ। माँ, आज नगर में सन्नाटा क्यों है? महारानी, कुछ न पूछो। पिछले 2 दिन में इस नगर में मौत का जो तांडव मचा है उसे बताते हुए दिल कांप उठता है। कैसा तांडव बूढ़ी माँ, मुझे साफ साफ बताओ। महारानी, दुर्जन सिंह की सेना ने अचानक धावा बोलकर राजमहल पर कब्जा कर लिया है और बेकसूर लोगों को चुन चुन कर मौत के घाट उतार दिया है। ओह, तो दुर्जन सिंह का यह षड्यंत्र था। महारानी, दुर्जन सिंह की सेना ने मेरे इकलौते बेटे को भी मौत के घाट उतार दिया है। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ऐसा न कहो माँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सहसा बुढ़िया को कुछ याद आया। महारानी, दिन निकलने ही वाला है। यदि दुर्जन सिंह के सैनिकों की दृष्टि आप पर पड़ गई तो वे आपको जीवित नहीं छोड़ेंगे। तब क्या करना चाहिए माँ? महारानी, इस समय आप मेरे घर चलो, उसके बाद उचित समय देखकर रविनगर चली जाना। आपका अब इस नगर में रहना खतरे से खाली नहीं है। आप ठीक कह रही हैं माँ। और तब मैं बुढ़िया के साथ उसके घर जा पहुंची। माँ, मेरे हृदय में भीषण ज्वाला जल रही है। मैं दुर्जन सिंह के सैनिकों से बदला लेना चाहती हूँ। महारानी, मैं भी बदले की आग में जल रही हूँ। क्या मैं आपके कुछ काम आ सकती हूँ? माँ, अभी तो तुम चुपचाप घर में बैठो। संध्या होने से पहले ही तुम नगर में देखना कि दुर्जन सिंह के सैनिक किस किस मकान में ठहरे हैं। उन मकानों पर चिन्ह लगा देना और संध्या होते ही मुझे इसकी सूचना देना। जी महारानी। संध्या होने में जब कुछ देर थी तो बुढ़िया घर से निकली और मेरे द्वारा बताए कार्य पूरा करने लगी। जब संध्या हो चली तो बुढ़िया घर वापस लौटी। माँ, क्या तुम मेरा बताए कार्य कर आई? हाँ महारानी। दुर्जन सिंह के सैनिकों का क्या हाल है? वे स्थान स्थान पर आनंद मना रहे हैं, दावतें उड़ रही हैं और नाच रंग हो रहे हैं। अभागे नगर वासियों से जो मार काट में बच गए हैं उनसे सैनिक बलपूर्वक बेगार ले रहे हैं। भले घर की बहू बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। वृद्धा की बातें सुनकर मेरी आंखों से आग निकलने लगी। माँ, तुमने बहुत बड़ा काम किया है।
अब तुम थोड़ा विश्राम कर लो। महारानी, सब कुछ उजड़ जाने पर अब विश्राम कैसा? इस प्रकार जब आधी रात बीत गई, माँ, अब मुझे विदा करो, मेरे जाने का वक्त आ गया है। जीवित रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी। जाओ महारानी, भगवान तुम्हें संकटों से बचाए। बुढ़िया से विदा लेकर मैं पैदल ही घर से निकल पड़ी। दुर्जन सिंह के सैनिकों, इस मशाल की लपलपाती ज्वाला में मैं तुम सबको जलाकर भस्म कर दूंगी। सबसे पहले मैंने यह किया कि बुढ़िया जिन जिन मकानों के बाहर चिन्ह लगा गई थी, उन मकानों की बाहर से सांकल चढ़ा दी। उसके पश्चात मैंने एक एक करके चिन्हित घरों के द्वारों में मशाल से आग लगानी प्रारंभ कर दी। अब दुर्जन सिंह का एक भी सैनिक आग से जीवित नहीं बच पाएगा। अपना कार्य पूरा करके मैं तेरा हाथ पकड़ नगर के बाहर की ओर चल दी। जब मैं नगर के बाहर पहुंची, दुर्जन सिंह, अभी मेरा प्रतिशोध पूरा नहीं हुआ है, अभी तो मुझे तुझसे भी बदला लेना है। फिर आंखों में आंसू लिए मैं वहां से आगे चल दी। चलते चलते मैं एक नदी के तट पर पहुंची। मैंने करण के मृत शरीर को नदी के जल में प्रवाहित कर दिया। कैसी अभागिन माँ हूँ मैं, अपने ही हाथों अपने फूल से कोमल बच्चे को जल में प्रवाहित कर रही हूँ। विक्रम को इतनी कहानी सुनाने के पश्चात सुलक्षणा चुप हो गई। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद उसने विक्रम से कहा, करण को नदी में विसर्जित करने के पश्चात मैं तुम्हें लेकर हिमगिरी के जंगल में चली आई और तब से यहीं रह रही हूँ। ओ माँ, आपने तो जीवन में बहुत ही कष्ट उठाए हैं। बेटा, आज तुमने मेरे पुराने घावों में टीस उत्पन्न कर दी है। माँ, अब तुम्हें फिक्र कैसा, तुम्हारा बेटा अब जवान हो गया है। दुर्जन मामा से अब तुम नहीं, मैं बदला लूंगा। बेटा, दुर्जन सिंह बहुत जालिम है, तुम उससे बदला कैसे लोगे? कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो? माँ, आप बहादुर होते हुए भी कैसी कायरों जैसी बातें कर रही हैं। हाँ बेटा, वक्त की ठोकरों ने मुझे कायर ही बना दिया है। अच्छा माँ, यह तो बताओ, इस बीच आपको मेरे पिताजी महाराज की कोई सूचना मिली या नहीं? यह सुनकर सुलक्षणा ने ठंडी सांस खींची। नहीं बेटा, जिस दिन दुर्जन सिंह ने तुम्हारे पिता को राजा अवंती सेन से लड़ने को भेजा था, उसी दिन मैं तुम्हारे पिता से अंतिम बार मिली थी। पता नहीं इस समय वे जीवित भी हैं या नहीं। ऐसा न कहो माँ, पिताजी महाराज एक न एक दिन हमें अवश्य मिलेंगे। काश ऐसा हो पाता बेटा। ऐसा ही होगा माँ, मैं आज ही अपने पिता की खोज में जाऊंगा। लेकिन तू उन्हें कहाँ खोजेगा बेटे? उनका कोई अता पता भी तो नहीं है। माँ, जहाँ चाह है वहाँ कोई न कोई राह अवश्य निकल आती है। मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने कार्य में सफल होकर लौटूं। ठीक है बेटे, जब तुमने दृढ़ निश्चय कर ही लिया है तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। माँ, मैं जब तक वापस न लौटूं तुम इसी गुफा में रहकर मेरी प्रतीक्षा करना। सहसा सुलक्षणा को कुछ याद आया। विक्रम बेटे, बहुत समय पहले एक बार तुम्हारे पिताजी महाराज ने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई थी। कौन सी बात माँ? बेटा, उन्होंने मुझे बताया था कि नील घाटी में उनके पूर्वजों का एक खानदानी कवच रखा हुआ है। उस कवच की क्या विशेषताएं हैं माँ? विक्रम, वह कवच अभेद्य है। उस पर किसी भी घातक शस्त्र का वार असफल होकर रह जाता है। साथ ही साथ वह कवच जादुई भी है। वह कवच भूत, वर्तमान और भविष्य की बातें भी बता सकता है। ओह, तब तो वह कवच यह भी बता सकता है कि मेरे पिताजी इस समय कहाँ हैं। हाँ बेटे, लेकिन उस कवच तक तुम्हारा पहुंचना अत्यंत कठिन है। नील घाटी का रास्ता बहुत दुर्गम है। इस बात की तुम फिक्र ना करो माँ, तुम्हारे बेटे ने अपना सारा जीवन दुर्गम वनों में ही गुजारा है, अतः सबसे पहले मैं कवच को लेने नील घाटी ही जाऊंगा। मेरे बहादुर बेटे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। माँ से आशीर्वाद लेकर विक्रम गुफा से निकल गया और नील घाटी की खोज में चल दिया। रास्ते में अनेक कठिनाइयां आई, पर उसने हिम्मत न हारी और आगे बढ़ता ही चला गया। एक दिन जब वह एक जंगल से गुजर रहा था, प्यास लग रही है, क्यों ना कुएं से पानी खींचकर प्यास बुझा लूं। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, लगता है कहीं से कोई आवाज आ रही है। कहीं कुएं में से ही तो कोई नहीं बोल रहा है। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।